हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर फैमिली टेकपुर। मैं दीपा आप सभी के आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई आप सभी? जल्दी से आ जाइए सभी को। सभी बच्चे एक बार सभी जल्दी से प्रेजेंट हो जाएंगे ताकि हम आपकी क्लास कर सकते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही था कि आज आप लोगों का होगा मॉक टेस्ट। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मॉक टेस्ट मतलब मेरे को ना सिर्फ ये बताना होता है तुम लोगों को कि आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। तुम लोग सभी जानते हो कि मैडम अब क्योंकि भाई देखो, नो डाउट आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैडम एग्जाम का पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, कभी भी अब जहां आपने इतनी मेहनत की है ना, हम पिछले 4, 5, 6 महीनों से लगे हुए हैं, 6 महीनों से मेहनत कर रहे हैं बेटा। अगर जो बच्चा अब जाके ड्रॉप करेगा ना तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे भाई, सही बता रही हूँ। क्योंकि अब टेक्निकल में बहुत आगे बढ़ गए हो, अब टेक्निकल से पीछे हटना यानी कि ना इधर के ना उधर के, वो हालत हो जाएगी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो ऐसा मत करना। और अब तो बल्कि थोड़ा सा अगर अपने आप को पुश कर दोगे ना, थोड़ी सी अगर अपने आप में जान झोंक दोगे तो अपनी मेहनत साकार कर जाओगे इतने टाइम से जो करे आ रहे थे। और भाई मेरे साथ तो होगा। तो चलिए, जो साथी आ गए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, जो नहीं आया उन सभी को एक बारी फटाफट से बुला लीजिए। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका नो डाउट इंग्लिश में लगा हुआ है, लेकिन घबराएंगे नहीं, आपको पता है कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपके इंग्लिश में, अदरवाइज हिंदी में भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और जब आपका टेस्ट होता है तो आपको पता है मैं मिक्स्ड क्वेश्चन कराती हूँ। मिक्स्ड क्वेश्चन में आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को भी मकर संक्रांति की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। कल लोहड़ी के पावन त्योहार पे आपसे नहीं मिल पाई थी तो उसकी भी, लेकिन ऐसा नहीं है आप लोगों को आशीष नहीं है, आप लोगों को भी उस लोहड़ी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो बिल्कुल जी, चलिए, मकर संक्रांति का भी शुभ, आपका त्योहार बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी से आंसर करेंगे। और आज का आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे कि स्कोर क्या रहा है। बेटा स्कोर सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि ताकि मुझे पता चल पाए कि आपकी अभी तक जो आपने मेहनत की है कहां तक स्टैंड बाय कर गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेस अ चेंज इन द करंट। और आज के हलवा क्वेश्चन है, अगर ये वाला क्वेश्चन तो खासकर इसको भी अगर गलत कर दिया ना, अगर इसको भी गलत कर दिया तो भाई कुछ नहीं कर सकते, पहले बता दूं। चलिए जल्दी से आंसर देंगे कि हिंदी में बताती हूं कि कौन सी किसी भी विद्युत धारावाही चालक की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सा ऐसा गुण है जिसके तहत वो करंट में आने वाले बदलावों का विरोध करता है। ऑप्शन दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, कैपेसिटेंस, संधारित्रता या धारिता आप कह सकते हो, कंडक्टेंस चालकता, या इंडक्टेंस। जल्दी से आंसर कर देंगे, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का जवाब सही, और सही आना भी चाहिए। इंडक्टेंस इसका सही जवाब क्या है? इंडक्टेंस हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या जाता है भाई? सही जवाब जा रहा है। रीजन क्या है आपको बता दूं, रेजिस्टेंस क्या करती है भाई? रेजिस्टेंस हमारे, सिर्फ जो बच्चे ए के साथ कंफ्यूज हुए थे उन्होंने ये देखा कि अपोजिस किसका, अपोजिस करंट। बेटा सिर्फ अगर करंट में अपोज का बोलता कि करंट को कौन अपोज करता है तो नो डाउट रेजिस्टेंस होता, लेकिन जब करंट में आने वाले बदलावों का विरोध की बात हो रही है तो वो इंडक्टेंस आएगा, जिसे एल से आप डिनोट करते हो। ठीक है जी, इंडक्टेंस एल, ये प्रॉपर्टी ही यही है किसी भी इंडक्टर या कॉइल की, जिसके तहत वो करंट में आने वाले बदलावों का विरोध करती है। कैपेसिटेंस भी पता होना चाहिए कि वोल्टेज में आने वाले बदलावों का विरोध करती है। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, जी से दर्शाया जाता है कि कितनी स्मूथली वो अपने में से करंट को जाने देती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए फटाफट से अगले का आंसर कर देंगे। लीजिए आ गया हिंदी में क्वेश्चन, दे जल्दी से जवाब। क्वेश्चन को पढ़ के, छोटा सा न्यूमेरिकल है और बेसिक इलेक्ट्रिकल से न्यूमेरिकल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जल्दी से सोच समझ के आंसर देंगे। क्या कहता है? 2 ओम बेलनाकार तार की प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने को कह रहा है आपको, प्रतिरोधकता निकालने को कह रहा है। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी कह रहा है निकालने को, जिसका व्यास और आपको कितना दिया, लंबाई और व्यास, सॉरी लंबाई भी आपको दी हुई है कितनी, 10 मीटर, और व्यास यानी कि डायामीटर दिया हुआ है 0.4 मीटर का। कितना? 0.4 मीटर। हलवा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, लेकिन छोटा सा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने की पूर्ण
संभावना है? करें भाई जल्दी से आंसर। अपनी स्पीड को बढ़ाकर बनाए रखेंगे भाई, यहां पर प्रेजेंट होने की भी और साथ में अपने यहां पर आंसर देने की भी। क्लियर विजिबल है ना सभी को जी? जल्दी बिल्कुल आंसर कर दें जल्दी से। रेजिस्टिविटी निकालना है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, पहले बता दूं भाई। आप सभी जानते हो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रोहो क्या बन जाएगा, रोहो बन जाएगा मैडम R A बाय एल। रेजिस्टेंस क्षेत्रफल बटे में लंबाई, रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्षेत्रफल तार का बटे में लंबाई। तो यहां से निकाल दीजिए। अब आपको लंबाई दी हुई है 10 मीटर। देखो यूनिट का जरूर ध्यान रखा करो भाई, यहां पर मीटर मीटर तो चलेगा। अब यहां पर पहले तो क्षेत्रफल निकालोगे, रेजिस्टेंस तुम्हें साथ में दिया हुआ है उसने 2 ओम, तो तुम्हें पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल अपना एरिया आपको निकालना पड़ेगा। और मेंशन कर रहा है कैसा, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। तार बता रहा है कैसी है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वेयर। क्या बन जाएगा जी, पाई आर स्क्वेयर। यहां पर अपनी पाई आर स्क्वेयर निकालिए, पाई 3.14 कर दिया। रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी आपका, त्रिज्या क्या बनेगी, व्यास का व्यास को 2 से भाग कर देना, 0.4 बटे 2, 0.4 बटे 2 का स्क्वायर, या सीधा कह दो 0.2 का स्क्वायर। 3.14 गुणा 0.2 का स्क्वायर कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताएं सभी। इसको पहले सोल्व करो। ये आपका कितना आ रहा है, 0.125 मीटर। यहां पे याद रखना एरिया है, एरिया की यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर रहेगी। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। आर कितना दिया हुआ है, 2 गुणा 0.25 बटे लंबाई, लंबाई कितनी दी हुई है 10। सीधा सीधा सोल्व करो जल्दी से, आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। सॉरी 0.125 है ना, 0.125 को 2 से गुणा कर दो, 0.250 बटे 10, 0.250 बटे 10, 10 है तो जी वैसे ही कट गया, सीधा सीधा पता चल गया 0.25 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 0.025 आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। 0.2 हो जाएगा भाई, क्योंकि 10 है ना बटे में 0.25। इसको सीधा सीधा है ना, 125 का डबल कितना होता है 250, तो 0.250 हो जाएगा। 0.250 बटे में 10 है तो 0.2025 हो जाएगा। बस बात समझ आ गई। यहां पर क्या आ जाएगा, 0.025 कहां गिवन है भाई, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो सही जवाब क्या बन गया आपका इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। जिसका गलत हो तैयारी करो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, उनको सिर्फ इतना ही कहूंगी। दीजिए जल्दी से, छोटा कर दें थोड़ा। भाई आज के त्योहार के दिन भी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी पढ़ाई में हर्जा नहीं होने दे रहे, तो आप लोग इतने कम अगर रहोगे तो भाई क्या फायदा हमारी मेहनत का। आपको बताऊं, नो डाउट आप सभी जान रहे हैं जैसे कि आज त्योहार का दिन है तो बहुत कम क्लासें हो रही हैं, कि बहुत कम क्यों, लेकिन फिर भी, और हर जगह हो रही है, ये नहीं है कि यहाँ हर जगह हो रही है, बट स्टिल आप फिर भी देखिए कि हमारी कैसी नौकरी है, कि भाई कहने को नौकरी है लेकिन हम इसको नौकरी नहीं मानते। क्यों, क्योंकि भाई मेरे को तो क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। फिर भी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तुम लोगों के साथ, क्योंकि भाई हमारी हंसी खुशी गमी सब तुम्हारे साथ है, और तुम लोग साथ नहीं दोगे तो क्या फायदा भाई हमारी मेहनत का भी। दे दे जल्दी से आंसर अगले क्वेश्चन का। फैराड बता दो किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट। इसकी हिंदी की जरूरत नहीं है भाई, जो हिंदी की बात कर रहे हो, सिंपल सा पूछा गया है कि फैराड बता दीजिए किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट। फैराड इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, फैराड किसका एसआई मात्रक है, जल्दी से आंसर दें।
बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटेंस बिल्कुल सही है भाई। सी से इंडिकेट किया जाता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या है? फेराड। अच्छा जी, ऐसे ही अगर इंडक्टेंस अभी बताया था एल से दर्शाते हैं, इसकी अगर एसआई यूनिट पूछता तो इसका क्या बनेगा भाई? इंडक्टेंस की। बहुत बढ़िया हेनरी मैडम, एच से दर्शाया जाता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बनती है क्या? सिंबल है ओम। अच्छा, रिलक्टेंस बताना जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिलक्टेंस बताओ। रिलक्टेंस इसकी भी बात करेंगे। रिलक्टेंस क्या? एसआई मात्रक बता दीजिए क्या होता है भाई? रिलक्टेंस बेटा ना पता हो बता दूं, रिलक्टेंस को एस से दर्शाया जाता है। रिलक्टेंस और कुछ नहीं, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है। रिलक्टेंस और कुछ नहीं, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस है। जैसे रेजिस्टेंस होता है आपका, क्या रेजिस्टेंस होता है भाई? वोल्टेज बटे में करंट। ऐसे ही रेजिस्टेंस भी आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? ऐसे ही तुम्हारा एमएमएफ, यहां पे रिलक्टेंस क्या बनेगा? रिलक्टेंस बनेगा एमएमएफ। वोल्टेज की जगह ईएमएफ की जगह आ जाएगा एमएमएफ। एमएमएफ बटे में फ्लक्स, करंट की जगह फ्लक्स। एमएमएफ होता है एनआई बटे में फ्लक्स। तो ऐसा यूनिट क्या बन गई? एम्पियर टर्न पर वेबर। याद रखेंगे यूनिट क्या बन गई? एम्पियर टर्न पर वेबर। तो इसकी भी ना पता हो, ये क्वेश्चन नो डाउट आंसर तो दे दोगे। ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटेंस सही है, लेकिन भाई ये भी पूछ सकता था, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि रिलक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, या ये भी पूछ सकता है एम्पियर टर्न पर वेबर किसकी यूनिट है। चलो यहीं पे चौथा क्वेश्चन भी हमने कर दिया। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन का जवाब दें। छोटा सा क्वेश्चन है, आना चाहिए सभी को। छोटा करते हैं थोड़ा, दे जरा जवाब। सिर्फ ऊपर क्वेश्चन हटा रही हूं, ये फिगर देखिए क्योंकि ऑप्शन दिखाने जरूरी है। फिगर देखिए, आंसर दीजिए। क्या कहना है इस क्वेश्चन में? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। दे भाई दे, सभी जवाब दें। कोई नहीं भाई, तबीयत की तरफ ध्यान ना दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए बस। बहुत बढ़िया। सिर्फ क्या करना है, यहां पर एक बुद्धि लगानी थी कि कैपेसिटेंस निकालनी है इक्विवेलेंट। क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है भाई। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का उल्टा। अगर यहां पर बच्चा रेजिस्टेंस होती ये 20 ओम होता तो हम क्या करते? इन दोनों को सीरीज ऐड करते, 20 30 50 हो जाता भाई। सीरीज में डायरेक्ट ऐड है। कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। आपको बता दूं, आर और एल का कॉम्बिनेशन सेम चलता है भाई। आर और एल का कॉम्बिनेशन सेम चलता है, कैपेसिटेंस उनका उल्टा चलता है भाई। क्यों? सीधी सी बात है। देखो रेजिस्टेंस भी किसके लिए? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, रेजिस्टेंस भी आपकी करंट के लिए है, और इंडक्टेंस भी यानी कि एल भी किसके लिए है? करंट के बदलाव। बस ये है, लेकिन दोनों लगती करंट के लिए ही तो है, इसलिए इनका संबंध भी क्या बनता है? सेम बनता है। वो करंट का विरोध करती है, वो करंट में आने वाले बदलावों का विरोध करती है। ठीक है भाई। लेकिन कैपेसिटेंस क्या करती है? वोल्टेज में आने वाले बदलावों का विरोध। तो जरा दें जवाब भाई। अगर इसको हटा दे, C1 C2, पहले C1 C2 क्या है? अब यहां पे ये C1 और C2 का क्या करोगे भाई? ये आपकी कैसे ऐड होंगी? ये मेरी ऐड होंगी भाई 1 में जाके, यानी कि C1 C2 को कैसे करोगे? 1/20, इनका इनको कर दो 1/20 प्लस 1/30। इन दोनों को सोल्व कीजिए, बताइए क्या आता है जल्दी से। क्या आ रहा है भाई?
इनको सोल्व करोगे 12 माइक्रोफेराड ही आ जाएगा। यहां पे यूनिट को मत बदलना भाई, यूनिट को बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंट निकालनी थी। अब ये और ये दोनों क्या बन जाएंगी, ये दोनों बनेंगी आपकी पैरेलल में है। ये आपकी जो आपने मान लिया ये आपने निकाली थी कोई CA, तो ये CA और C3 क्या बनेंगी, ए पैरेलल में है एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन होंगी, डायरेक्ट ऐड ऑन होंगी। तो यहाँ पे 12 और 20, 12 और 20 इन दोनों यानी कि इस पूरे की जगह पर 12 और 20 ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, 12 + 20 32 माइक्रोफेराड आ गया भाई। इस पूरे की जगह पर कितना, 32 माइक्रोफेराड। तो अब सर्किट क्या बन गया, 32 माइक्रोफेराड, फिर एक 20 माइक्रोफेराड, फिर एक ये C4 C5 32, ये 32 का है, ये आपका 20 माइक्रोफेराड है, ये फिर से आपका 20 माइक्रोफेराड है। अब ये दो टर्मिनल A और B जरा कर दीजिए अब भाई। अब तो भाई 3 सीरीज में जुड़े कैपेसिटर हो गए। सिर्फ क्या करना है तुम्हें, सिर्फ तुमने इनके 1/, में करके आपको आंसर निकाल देना है भाई। कर दो भाई सोल्व, क्या आता है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई क्या। अरे भाई नहीं, सही तो है, सही तो आ रहा है। ये 12 12 और ये 20 32 32 सही तो कर रहे हैं भाई। अब सोल्व कर दो इसको, आंसर निकाल दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। 1/32 + 1/20 + 1/20, सीधी सीधी सी सोल्व करो, आंसर निकालो, सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए। क्या आता है भाई, बहुत बढ़िया, सिंपल। पता है इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो यहाँ पे अब एलसीएम लेते बैठोगे। एलसीएम क्या लोगे भाई, एलसीएम क्या लोगे, सीधा सीधा इनको क्या करो, ऊपर गुणा करो, 32 × 20 × 20 बटे 32 + 20, 20 20 40, 40 और 32 क्या हो गया, 72। सीधा सीधा सोल्व कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ठीक जा रही है भाई, किसको डाउट है, सही चले हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। इसको पूरे को सोल्व कर लोगे, 1/32 + 1/20 और शायद ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप इसको सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो आपका रेलिवेंट बनेगा। ऑप्शन मिस्टेक कोई बात नहीं, चल जाता है भाई, कैलकुलेशन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पर आइए। विद्यार्थियों का साथ प्राप्त ना होते हुए और हमारा मन हताश होते हुए है, दें भाई, अगले का जवाब दें। क्या फायदा हो रहा है इतनी मेहनत का, दीजिए जवाब दीजिए भाई। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें। 220 वोल्ट 200 वाट पर रेटेड लैंप का प्रतिरोध ओहम में। भाई साहब इस ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल भी मिल गए ना पेपर में, ये लगा के चलना, ऐसा पेपर आ गया ना, खुशकिस्मती होगी तुम्हारी। सच में मन मतलब हाय, अगर ऐसा पेपर, मैं ये नहीं कहूंगी बेटा कि भाई मेरे ही क्वेश्चनों में से बिल्कुल आएगा, भाई डाटा चेंज होते देर नहीं लगती। हाँ टाइप मेरे क्वेश्चनों की होगी, इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ, और भाई दिल खुश हो जाएगा, मतलब वो कहते हैं ना दिल बागबान हो जाएगा अगर ऐसा पेपर आ गया तो। और तुम निकम्मे तब भी ना करके आए ना, तो दिल हताश 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 भी हो जाएगा।
दो दो दो, जल्दी आंसर दो। क्या आ रहा है भाई? 220, 224, 244, 242। ध्यान से आंसर देना। जो बच्चे कैलकुलेशन पे तुक्का मारते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर दिए हुए हैं 244, 242, बहुत करीबी के आंसर है। ऐसे ये 220 भी और 224 भी, तो ध्यान से करना। सिंपल सी बात है, देखो वोल्टेज दी हुई है, पावर दी हुई है। क्या दी हुई है? वोल्टेज भी दी हुई है, पावर भी दी हुई है। पावर दे रहा है कितनी? 200 वाट। वोल्टेज दे रहा है 220 वोल्ट। करना क्या है? रेजिस्टेंस निकालना है सिर्फ जी। करना क्या है? रेजिस्टेंस निकालना है। पावर के फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर वी आई वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर भाई या तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अपना क्या करते रहो, आई निकालो, फिर इधर करो। अरे क्या इतना जो लोड है तामबाजी करने की, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। पावर कितनी गिवन है? रेजिस्टेंस निकालनी थी, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या बन जाएगा? 220 गुणा 220 वोल्टेज का स्क्वायर बटे में आपकी क्या यहाँ पर पावर कितनी है? 200। सीधी सी बात थी, ये कट गया यहाँ से, ये क्या आ गई? 11। मल्टीप्लाई कर दो, 22 गुणा 11 कर दो, आंसर आ जाएगा जी। बताएं जरा, 22 गुणा 11 करें, आंसर आ जाएगा। अब ये भी मत कहना मैडम गुणा भी करके दिखा दो भाई। 242 जो है वो सीधी सी बात, यहाँ पता है क्या, 22 गुणा 11 करोगे ना तो सीधी सी बात इतना पता चलता है, 2 एकम 2, तो यहाँ से इतना ही पता चल रहा है। लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 किसी में भी नहीं है, ये तो मैथ भी कहता है भाई। 242 वोल्ट क्या हो गया आपका? सॉरी 242 ओहम रेजिस्टेंस है ना, ओहम। यूनिट क्या बनेगी भाई? ओहम। याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका भी बन गया सही जवाब। आ जाएं जरा अगले क्वेश्चन पर, दे दें जरा जवाब। दीजिए भाई जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर। भाई तबीयत चलती रहती है, तबीयत की चिंता ना करो। पता है क्या, जो बच्चे इतने तबीयत का ध्यान दे रहे हो ना बेटा, हमारा तो दिल खुश तब हो जाएगा भाई जब तुम लोग हमारा यहाँ साथ दे दोगे। पता चल जाएगा कि तबीयत खराब भी है फिर भी, नो डाउट। सर्दी है तो भाई सर्दी थोड़ी बहुत तो हमें भी लगेगी। दो जवाब दो, जल्दी आंसर दे दो। तुम लोगों के भाई ये जब हमारी नजरें नीचे होती है ना तो तुम लोगों के आंसर ही देख रहे होते हैं। जल्दी से आंसर करते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है? एक ही प्रतिरोधकता, यानी कि एक ही प्रतिरोधकता कह रहा है भाई। एक ही प्रतिरोधकता का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी जो है वो आपको दोनों की दी हुई है। एक ही प्रतिरोधकता के दो तारों की लंबाई समान है। अच्छा जी, लंबाई भी क्या दे रहा है? समान दे रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझना जरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र, एक पहले तार का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र दूसरे के क्षेत्र से 2 गुना है। यानी कि जो A1 है वो यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, ट्वाइस ऑफ A2 है। तार का प्रतिरोध ओम में क्या होगा? जिसमें एक बड़ा क्रॉस सेक्शन, बड़ा अनुभागीय क्षेत्र है, यानी कि बड़ा किसका है? आपका A1 वाले का। आपको रेजिस्टेंस निकालना है। यदि अन्य तार का प्रतिरोध जो है वो 20 ओम है। कर दो भाई जल्दी से आंसर। बहुत आसान है भाई, बहुत बहुत इजी है, सही बता रही हूं। पता है क्या, यहां पर देखो क्या कह रहा है। अब तुम्हें पता चल गया कि रेजिस्टेंस निकालनी है तुम्हें, जिसकी क्या कह रहा है? जिसमें बड़ा क्रॉस सेक्शन, यानी कि बड़े वाले रेजिस्टेंस की निकालनी है। यानी कि तुम्हें R1 जो है वो निकालना है। R1 क्या करना है? निकालना है। जबकि कह रहा है अन्य तार का प्रतिरोध, अन्य तार का प्रतिरोध यानी कि R2 तुम्हें दे रहा है कितना? 20 ओम का। R2 तुम्हें दिया हुआ है कितना? 20 ओम का। R1 निकालना है भाई। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। करो भाई करो, जल्दी आंसर करो।
शुद्ध हिंदी मांगते थे ना, इसीलिए भाई ये भी शुद्ध हिंदी, मुझे भी सब इतनी शुद्ध हिंदी तो भाई मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन इतनी मेरे को आती है। 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम, बताएं जरा। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये 20 ओम होता है, इसको अगर मोड़ दोगे तो 10 बनता है, 30 हो गया ये, और ये आपका ऊपर से मोड़ा तो 10। बताओ भाई, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर डी भी, यहाँ पे भी डी ही सही जा रहा है। पता है देखो, कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले यहाँ से R1 आपकी R2 से आपकी R2 से क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे एरिया की, फिर R1 निकालोगे। अरे क्यों करना इतना तामझाम। एक चीज सुनो, ये अमर सत्य फॉर्मूला जानते हो, R इज इक्वल टू रो L बाय A, यानी ये पता चल गया रेजिस्टेंस जो है एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई तुम्हें R1 निकालोगे तो ये सब क्या हो जाएगा 1, R2 निकालोगे तो ये सब क्या हो जाएगा 2 में आ जाएगा भाई। ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, बराबर है, उसने दिया है। तो भाई यहां से मैं ये कह सकती हूं, यदि मैं इन दोनों के रेशो की बात करूं तो R1 बाय R2 का रेशो, R1 बाय R2 ले लो या R2 बाय R1 ले लेना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहो मैडम आपने 1/2 किया, क्यों किया बेटा, तुम 2/1 कर लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि मैं R1 बाय R2 कर रही हूं तो ये दोनों सेम है, वैसे भी कट जाएंगे, तो मेरा ये क्या बनेगा, ऊपर आएगा A2, नीचे आएगा क्या A1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो भाई यहां पर A2 को मैं क्या लिख सकती हूं, A2 की जगह अगर मैंने A2 ही रहने दिया तो A1 की जगह पर क्या लिखूंगी, ट्वाइस ऑफ A2, ट्वाइस ऑफ A2। और यहां पर तुम्हें R2 की वैल्यू भी गिवन है, R1 निकालना था, R2 कितना है, अब यहां से ये कट गया, R2 तुम्हें कितना गिवन है, 20 गिवन है, ये आ रहा है 1/2, तो यानी कि यहां से क्या निकल गया, तुम्हारा निकल गया 2R1/20, यानी कि R1 कितना आ गया 20/2, यानी कि 10 ओम। मैडम जी आंसर आ गया, क्या हो गया, 10 ओम पूरा का पूरा हमने सोल्व कर दिया। 10 ओम जो है रेजिस्टेंस, हमारे मोटे तार का प्रतिरोध आ गया। और एक चीज देखो, ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर सही जा रहा है। अब सुनना जरा, बिना मार्कर उठाए, बिना मार्कर उठाए भी, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो टेक्निक कॉन्सेप्ट कहता था, जिसका सही उसका 1 नंबर, जिसका गलत था ये क्वेश्चन उसके 0.25। सुनिए जरा क्या था इस क्वेश्चन में, कह रहा था लंबाई बराबर है, प्रतिरोधकता भी बराबर है, लंबाई बराबर, प्रतिरोधकता बराबर, और एरिया कह रहा है एक तार का एरिया दूसरे तार के 2 गुना है। एक तार का एरिया जो है वो दूसरी तार के क्या कह रहा था, 2 गुना कह रहा था। तो मेरे भाई लोग तुम्हें क्या करना था, सिर्फ इतना ध्यान देना था कि जब एक तार का एरिया दूसरी तार के क्या हो रहा है 2 गुना है, तो यानी कि तुमसे ये भी पूछा था उसने कि मोटे तार का, मोटी वाली तार का तुम्हें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, जबकि छोटे वाली तार का तुम्हारे मोटे वाली तार की रेजिस्टेंस निकालनी है, और जबकि पतले वाली तार की रेजिस्टेंस तुम्हें दी हुई थी 20 ओम। तो भाई एक चीज देखो, इतना जानते हो, मोटे वाली तार की यानी कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो उसकी निकालनी थी तुम्हें। तो मेरे भाई यहां से सोच लेते जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो। क्षेत्रफल ज्यादा होने के लिए आपको पता है रेजिस्टेंस और क्षेत्रफल, एरिया जो है एक दूसरे के इनवर्स है। तो भाई जब रेजिस्टेंस यानी कि पहले की 20 है तो 20 से कम ही आएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, क्षेत्रफल जो है वो उसके अपोजिट में है, इसीलिए क्षेत्रफल बड़े वाले की निकालनी है तो रेजिस्टेंस कम आएगी। 20 से कम ऑप्शन में भाई एक ही दिया हुआ था, मात्र आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी 10 ओम। ना 40 ना 20 ना 30, बराबर भी नहीं होगी क्योंकि क्षेत्रफल आपका अलग है, 20 भी नहीं होगी, ज्यादा तो होने का सवाल ही नहीं होता। उसने क्या बोला भाई, तो आपका बिना पेन उठाए आंसर लगा देते, ऑप्शन देखते ही कि 10 ओम आंसर आएगा। ऑप्शन में अगर होता ना 10, 5, 7, 8 इस तरीके से, तब तो फिर भी सोचते, हालांकि तब भी जरूरत ना पड़ती क्योंकि क्षेत्रफल सीधा बोल रहा था 2 गुना, तो भाई आधा 2 गुना है तो रेजिस्टेंस आधी। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज और सुनना, इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन और भी आ सकती थी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन टेक्नीशियन लेवल पे इतना डीप में नहीं जाता। वो क्या कि यदि तुम्हें यहां पर ये शब्द ना देता कि लंबाई समान होती है, क्योंकि अगर लंबाई समान का ना देता तो भाई उस केस में क्षेत्रफल का लंबाई पर भी प्रभाव पड़ता ही पड़ता। ठीक भाई, तब आपका आंसर बदलता।
चलिए अगले पर चले, जल्दी से दें अगले का आंसर। नेक्स्ट, दो भाई, दो दो, जल्दी से आंसर दो। कल भी टेस्ट ही ले लूं एक और, कल भी टेस्ट ले लूं, जल्दी से आंसर दीजिए। सामान्य बिंदु पर विद्युत धाराओं की बैठक का बीजगणितीय योग बताइए। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट इज व्हाट? जल्दी से आंसर दे दो, हलवा क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब 0 होता है मैडम जी, 0 होता है। आपको बता दूं, ये आपका सीधा सीधा क्या पूछा था, केसीएल पूछ रहा था भाई, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ आपका क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम। अच्छा एक चीज और आती है, एक क्वेश्चन और बताओ, अनदर नेम ऑफ केसीएल, केसीएल का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ केसीएल, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ को और को किस चीज का नियम कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। किरचॉफ करंट लॉ, बिल्कुल सही, इसको मैडम जी जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन का नियम, जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा केसीएल केवीएल पर ही आता है, जल्दी से जवाब देंगे, ऐसे ना करो भाई, टेस्ट में तो वैसे भी भागोगे, निकम्मे हो, मतलब पढ़ाते रह जाए। तुम लोगों को चाहिए मैडम एक्सप्लेनेशन ना दे, बस ABCD करती चली जाए। भाई उस ऐसी ABCD का मतलब मकसद ही क्या, जब तुम्हें उसके साथ कुछ नया सीखने को ना मिले। दे दें, जल्दी से जवाब दें अगले क्वेश्चन का। जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कानून ऊर्जा के, याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कौन सा मोस्ट कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है, यानी कि वो कहते हो ना FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है भाई। ये बहुत आता है पेपर में कि आपका ऊर्जा के संरक्षित, ऊर्जा का, पहली बात तो ये पता होना चाहिए ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे बच्चे कहते हैं कि मैडम ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को कभी खत्म किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है। आपको बता दूं, आप इसको पूरी स्टेटमेंट याद रखा करो कि आपकी एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another, कि ऊर्जा के नियम, ऊर्जा को ना तो पूरे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो नियत है, इस पूरे ब्रह्मांड की, जी बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड की बात करेगा यहाँ पर, चाहे वो किसी भी फॉर्म की हो, चाहे तुम्हारी एनर्जी हो, किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी हो, मेरी हो, किसी भी, वो क्या कहता है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो एक नियत मान है। और बस हम ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहां पर इस बात को कौन सा नियम ओबे करता है भाई? हमारा किरचॉफ का वोल्टेज कानून, KVL, क्या KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमारा इस चीज को फुलफिल करता है। ये आपको पता होना चाहिए था। आपको बता दूं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ना होता, अगर आपको ऑप्शन में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ना होता तो आपको किरचॉफ का ही इसी का अनदर नेम है भाई, किरचॉफ का लूप लॉ दिया होता। लूप लॉ,
लूप, बंद परिपथ का नियम। याद रखना आपका केसीएल जो है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, केसीएल केवीएल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। केसीएल जो है वो ओपन लॉ का नियम है, ओपन नियम है, और केवीएल जो है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो क्लोज्ड पर। ये भी पूछता है कि कौन सा नियम क्लोज का है, कौन सा ओपन का है। खुले परिपथ का नियम है केसीएल, बंद परिपथ का नियम है आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये भी पता होना चाहिए कि मैडम ये केवीएल कहता क्या है। जब भाई पहली बात कह दी ये लूप लॉ है, यानी कि किसी एक बंद लूप पर लगेगा, तो ये आपका केवीएल क्या कहता है कि किसी एक बंद परिपथ में, किसी एक बंद परिपथ में लगने जितनी भी वोल्टेजेस आ रही हैं चाहे जा रही हैं, चाहे सर्किट के अंदर आ रही हैं चाहे सर्किट से बाहर निकल रही हैं, उनका बीजगणितीय योग जो है वो शून्य के बराबर होगा। उनका बीजगणितीय योग सम ऑफ, ये सिग्मा होता है सम का, सम ऑफ द वोल्टेजेस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, इस बात को याद रखना, कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्लस लूं माइनस से प्लस लूं, प्लस से माइनस लूं, अरे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये क्वेश्चन, और दूसरा इसके साथ ये वर्तमान नहीं आपका धारा है भाई, धारा नियम का वो ट्रांसलेट में गड़बड़ कर देता है। ऐसे ही ये भी पूछता है केसीएल के लिए, केसीएल के लिए कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। भाई याद रखिएगा, यहां पर ऊर्जा की जगह अगर आ जाता आवेश, ऊर्जा की जगह क्या आ जाता आवेश, कि कौन सा कानून आवेश के संरक्षण के नियम पर लागू होता है, कौन सा कानून आवेश के संरक्षण के नियम पर लागू होता है, तो आपका सही जवाब होता कि मैडम जी केसीएल। अभी बताया है, इसी को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। देखो कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई केसीएल एनर्जी के लिए है या चार्जेस के लिए है, ऐसे ही केवीएल एनर्जी के लिए है या चार्जेस के लिए। आपको एक चीज बता दूं कि ये तो पता है ना कि ये करंट लॉ है, करंट लॉ है, ये तो पता है। तो करंट लॉ भाई, करंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो करंट का नियम जो है वो आपके किससे होगा भाई, आवेश से संबंधित होगा। ये बात आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और दूसरी बात वोल्टेज बता दूं तो वोल्टेज भाई, ये वोल्टेज आपका और कुछ नहीं, एक ऊर्जा का ही रूप है। क्यों? क्योंकि याद कर लीजिए वोल्टेज को आप क्या बोलते हो, वोल्टेज है कि किसी चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से उठाकर लाने के लिए किया गया कार्य, और जहां पर कार्य आ गया, कार्य ही आप बोलते, आपको यहां पे बता दूं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बोलते हो ना, तो वर्क डन जो है वो आपका एनर्जी, ऊर्जा के बराबर होता है। ये वर्क डन जो है आपका एनर्जी, क्योंकि दोनों की ही दोनों का SI मात्रक क्या है, जूल है। तो भाई वर्क, वोल्टेज इज रिलेटेड टू एनर्जी और करंट इज रिलेटेड टू चार्ज। ये क्वेश्चन, आज ये कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में घुसेड़ लो, इससे क्वेश्चन मिलता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, इसको इंग्लिश में ही रहने दें, छोटा नहीं हो रहा भाई, क्या बात। दीजिए भाई अगले का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर फॉर द गिवन जंक्शन। जो इसीलिए जान के ये क्वेश्चन डाला है भाई। अभी जो आपको केसीएल केवीएल पढ़ाए हैं ना, केसीएल देख लिया, केवीएल देख लिया, अब केसीएल का ही एक क्वेश्चन सोल्व भी कर दो। मैंने बता दिया आपको इसके ऊपर क्या लगेगा, केसीएल ही लगेगा। अच्छा ये मिनिमम साइज है भाई, बताएं जरा, कोई बात नहीं, ऑप्शन दिखा दूंगी। आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, बताएं क्या होगा इस नोड पर, करंट बताइए कुल क्या होगा, बताइए जल्दी से। बताओ बताओ जल्दी से, ऑप्शन भी दिखा देती हूं भाई अगर किसी को ऑप्शन देखने हो तो। 4 - 4 6 - 6, बस 4 - 4 6 - 6 बताएं। I4 की वैल्यू बतानी है तुम्हें, क्या होगी, 4 होगी, -4 होगी, 6 होगी, -6 होगी। हलवा क्वेश्चन, हलवा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो क्या न्यूमेरिकल।
जल्दी आंसर देंगे भाई। I4 की वैल्यू क्या होगी? देखो अभी बोला है कि अलजेब्रिक, ऊपर लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में देखा था KCL क्या कहता था कि जी एक जंक्शन पे, ये देखो ये क्या हो गया जंक्शन, किसी एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो 0 के बराबर। तो भाई अब तुम या तो एक चीज कर लो, जितने भी करंट आ रहे हैं, दूसरी स्टेटमेंट बोली जाती है कि सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग, या तो ये बात मान के चल लो कि जितनी धाराएं आ रही हैं उसका योग बराबर होगा जितनी उस पॉइंट से धाराएं निकल रही हैं उसके योग के, नहीं तो डायरेक्ट उठा के इनको सम कर दो बस। अगर वहां पे जब सम करोगे ना तो ध्यान रखना जो आपकी बाहर जा रही है उसकी डायरेक्शन कैसी लोगे, नेगेटिव लोगे। तो भाई अगर यहां पर हम देखें आपका I1 क्या है, बाहर निकल रहा है 4, तो पहले बाहर वाले ही देख लो, 4 और I3 भी बाहर है +3, और ऐसे ही I5 भी बाहर है +8। लीविंग करंट हो गए, और जो एंटर कर रहे हैं, एंटर कौन सा कर रहा है, I6 कर रहा है, यानी कि 7, और ये कर रहा है 2 + I4, तो ये क्या हो गया 8 4 12, 12 और 3 15, 9 + I4, तो 15 - 9 कर दीजिए, I4 आ जाएगा भाई। I4 कितना आ गया, I4 आ गया भाई आपका 6, I4 कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है भाई, 6 आपका सही जवाब आ रहा है। क्लियर है सभी को, 6 इसका सही जवाब आएगा भाई। चलिए तो अब भाई ये कुछ 10-11 क्वेश्चनों के साथ मैंने कोशिश की थी आप लोगों का एक टेस्ट लेने की। बच्चा ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, मतलब हलवा क्वेश्चन जिसको कहते हो। अभी तो मैंने मिक्स कुछ डिफिकल्ट कुछ लाया ही नहीं है। अगर भाई आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से तो बताओगे। यदि आप मिक्स्ड क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, कल मैं फिर आपका टेस्ट लूंगी, लेकिन टॉपिक नहीं बताऊंगी भाई, क्योंकि टॉपिक का भी सरप्राइज होना चाहिए। तो अब अगली क्लास का यहाँ पर वक्त हो गया है, तो अब आज ही के यहाँ की सेवा को यहीं पर समाप्त करूंगी। आप सभी को भी पुनः एक बार मेरी तरफ से लोहड़ी जो हमारा त्योहार चला गया उसकी, और जो आज हमारा संक्रांति का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति का त्योहार, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। और ऐसी आशा करती हूँ, आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि इस मकर संक्रांति के अगले साल के त्योहार पर आप सभी अपने अपने मतलब वहां मेरे को विशिंग जब भेजोगे ना, चाहे मैसेज चाहे किसी भी माध्यम से जब विशिंग भेजोगे तो कैसे भेजोगे कि मैडम मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, आपका पढ़ाया स्टूडेंट। जल्दी से फटाफट से हमारे टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग लेटर ला के मेरे हाथ में रखो ताकि हमारी मेहनत भी सक्सेस हो। इसी कामना के साथ आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। मिलती हूँ आपसे कल इसी समय 6 बजे। तब तक के लिए रिवीजन करके आना, और कोशिश करेंगे कि टेस्ट नहीं तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो तुम चाहो बस मुझे ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल इसी समय 6 बजे। तब तक रिवीजन कीजिए और धन्यवाद।